Hello, my dear students. I am your educator खुशी and welcome to my channel Study with Notes. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉर्पोरेट कल्चर और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. यहाँ पर जो वर्ड कॉर्पोरेट और ऑर्गेनाइजेशनल है इसको हम इंटरचेंजेबल मान सकते हैं कि यहाँ पर जो कॉर्पोरेट वर्ड है और ऑर्गेनाइजेशन वर्ड है ये दोनों सेम है एंड कल्चर वर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम दीज बोथ. कॉर्पोरेट और ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर मतलब क्या होता है कि जब लोग वॉलेंटरली इकट्ठे होते हैं और किसी कॉमन गोल को अचीव करना चाहते हैं तो वो होता है हमारा कॉर्पोरेट या उसे हम बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है दैट इज कल्चर. कल्चर क्या कहता है? वे ऑफ वर्किंग की किस तरीके से काम को किया जा रहा है. जो कल्चर वर्ड है वो लेटिन वर्ड कल्टस से आया, CULTUS कल्टस से आया है और यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है कि कुछ वैल्यू सिस्टम, बिलीव्स जो हमारे होते हैं, अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, नॉर्म्स होते हैं, तो वो हमारी क्या बनते हैं? कल्चर बनते हैं. और अगर इन दोनों वर्ड्स को इकट्ठा कर दिया जाए तो क्या मतलब निकलता है कि हमारा जो वर्क प्लेस है या ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है वो हमें इंडिकेट करता है कि जो हमारे वर्कर्स हैं वो कितना केयर करते हैं अबाउट द वर्क, कस्टमर्स या जो भी जर्नी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो उसके बारे में किस टाइप की कैसी उनकी बिलीफ सिस्टम है, क्या उनकी थिंकिंग है, तो वो हमें पता चलता है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर से. कॉर्पोरेट और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज अ कंपोनेंट विच इफेक्ट द स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन. कि जो हमारी स्ट्रेटजी होती है जब हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट मीन्स जब हम उसे लागू करते हैं, उस टाइम पे जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होता है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है. क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होता है वो हमें डिफाइन करता है या प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क जिसके अंदर रहकर जो ऑर्गेनाइजेशन के पीपल होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, वो अपने बिहेवियर को शो करते हैं या फिर अपने बिहेवियर के ऊपर काम करते हैं. तो ये हमारा होता है कॉर्पोरेट कल्चर. अगर हम मीनिंग की बात करें कि कॉर्पोरेट कल्चर होता क्या है, तो इट इज अ सेट ऑफ अजम्पशंस. अजम्पशंस मतलब हम ये मान के चलते हैं कि जो मेंबर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लोग हैं, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट से हैं, मिडिल मैनेजमेंट से हैं या फिर लोअर जो डिपार्टमेंट है, लोअर सेगमेंट है, वहां से हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? आपस में अपनी कुछ शेयरिंग कर रहे हैं. शेयरिंग किस चीज की कर रहे हैं? कि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग्स है, उनकी जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, उनको आपस में वो शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं. दैट इज बेसिकली नॉन एज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ओरेली, तो इन्होंने क्या कहा कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होता है इज अ सेट ऑफ अजम्पशन. सेम बात ये भी बोल रहे हैं कि ये क्या है? एक सेट ऑफ अजम्पशन है. दैट मीन्स ये कुछ एक ग्रुप ऑफ अजम्पशन है, बिलीव्स हैं, वैल्यू सिस्टम इसके अंदर आता है, नॉर्म्स हो गए हमारे, दैट आर शेयर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स. जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होते हैं उनके अंदर जो बिलीफ सिस्टम, वैल्यू सिस्टम जो होते हैं उनको शेयर किया जाता है, तो वो हमारा होता है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. और अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो जो हमारा टैप रूट होता है, दैट मीन्स हमारे जो डीपेस्ट जो हमारी जड़ होती है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की, तो वो हमारी किस चीज पे बेस है? वो बेस है हमारे बिलीफ सिस्टम पे और हमारी फिलोसफी पे. दैट मीन्स हमारी सोच पे बेस्ड होती है अबाउट हाउ इट्स अफेयर्स आर टू बी परफेक्टली कंडक्टेड. कि किस तरीके से हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के काम हैं, अफेयर्स हैं, जो भी फंक्शंस हैं, जो भी ऑपरेशंस हैं, उनको किस तरीके से परफेक्टली कंडक्ट किया जाए. दैट मीन्स परफेक्टली उनको निभाया जाए या पूरा किया जाए. व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज एट बेस्ट itself, then the culture is going to be energize its employees and people feel good about what they do. क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन अगर बेस्ट है, दैट मीन्स अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में कुछ अच्छा कर रही है, तो यहाँ का जो कल्चर है वो इतना पॉजिटिव हो जाता है या इतना स्ट्रांग बन जाता है जिससे जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं वो एनर्जाइज हो जाते हैं. दैट मीन्स उनमें एक एनर्जी क्रिएट होती है और वो बहुत अच्छा फील करते हैं कि वो जो भी कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनका उन्हें रिजल्ट मिल रहा है. तो यहाँ पर क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन अच्छी होगी तो जो एम्प्लॉयज हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम को करेंगे, एनर्जाइज हो जाएंगे. तो ये हमारा कॉर्पोरेट कल्चर कहता है. पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम कल्चर, शेप कल्चर एंड चेंज द कल्चर. तो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं, जितने भी लोग उसमें काम कर रहे हैं, चाहे वो सेम वही टॉप मैनेजमेंट से हैं, मिडिल से हैं या लोअर लेवल से हैं, तो वो क्या करते हैं? कल्चर को बनाते भी हैं, उसको एक अच्छी फ्रेमिंग के बाद उसको शेप भी देते हैं और लास्ट में उसको चेंज भी करते हैं. लेकिन अगर हम चेंज की बात करें तो चेंज जो है वो इतनी ईजिली नहीं होता है. चेंज को करने में एक लॉन्ग टाइम, एक बहुत ही लंबा जो समय है वो लग जाता है, क्योंकि चेंज करना इतना इजी नहीं होता. तो चेंज इन द कल्चर इज इनडायरेक्टली इम्प्लाइज दैट चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द मेंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज एंड इन ऑर्गेनाइजेशन.
तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं चेंज होना हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑर्गेनाइजेशन में चेंज होने का मतलब क्या है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी जो मेंबर्स हैं या जितने भी पीपल हैं उनके जो बिहेवियर में है वो चेंज हो रहा है, तब हम बोल सकते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो रही है। क्योंकि अगर हम नॉर्मली बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन बनी किससे है, कुछ लोगों के ग्रुप से बनी है। जब वो कुछ लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं तभी हम उसे ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो जब कुछ लोगों का जो बिहेवियर है वो इकट्ठा हो जाता है, या जब कुछ लोगों का जो कल्चर है वो इकट्ठा होता है, उससे हमारी जो कल्चर है वो फ्रेम होता है और उसी से हमारे कल्चर को चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट कहते हैं फ्रेमिंग एंड शेपिंग ऑफ द कल्चर इज अ लॉन्ग प्रोसेस। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन को के कल्चर को फ्रेम करते हैं या शेप देते हैं, शेप मतलब कि उसको एक अच्छे वे में लेके जाना, तो जब भी हम उसे शेप देते हैं या फ्रेम करते हैं तो वो एक बहुत ही लंबी प्रोसेस होती है और इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अब कल्चर जो होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन का वो डिफरेंट होता है फ्रॉम ईच अदर। अब दो ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों का ही कल्चर अलग मिलेगा। जैसे अगर हम दो सोसाइटीज की बात करें कि एक कह सकते हैं हम कोई एक सिटी है एंड सेकंड सिटी है, दोनों ही सिटीज का जो कल्चर है वो डिफरेंट होगा। इवन अगर हम फैमिलीज की बात भी करें तो एक फैमिली का जो कल्चर होता है वो अलग होता है और दूसरी फैमिली का कल्चर अलग होता है। तो यहाँ पर भी क्या बोला गया कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट हमें कल्चर देखने को मिलेगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दीज कल्चर आर बीइंग स्ट्रॉन्ग। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तो हमारा कल्चर क्या होता है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे हमारे कल्चर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी वैसे ही हमारी इमोशनल कमिटमेंट होती हैं वो भी इंक्रीमेंटल जाती है। इंक्रीमेंटल मतलब वो भी इंक्रीज हो जाती हैं और इस तरीके से हमारे जो लॉन्ग टर्म हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको हम अचीव कर पाते हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि हमारी जो कल्चर है वो स्ट्रांग होना चाहिए, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है दैट मीन्स कल्चर से जो हम अचीव करना चाहते हैं वो हमें मिलना चाहिए, जिससे हमारी जो इमोशनल कमिटमेंट होती है, जब हम इमोशनली किसी से जुड़ जाते हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ अगर हम इमोशनली कमिट हो गए तो यहाँ पर जो हमारे लॉन्ग टर्म जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं तो उसको हम सक्सीड कर जाएंगे, उसको हम अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक, नेचर, एट्रीब्यूट्स ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर। एग्जाम में इनमें से कोई भी टॉपिक आ जाए, कुछ भी आपसे पूछ लें तो आपको यही पॉइंट्स लिख के आने हैं, क्योंकि इन सब का मतलब क्या है, एक ही है। आपको इसमें इनके गुण बताने हैं, इसकी क्या क्या नेचर्स हैं, क्या इसमें चीजें आती हैं, वो सभी आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक में बतानी है। तो फर्स्ट इसका पॉइंट क्या कहता है, इंडिविजुअल इनिशिएटिव। और जो इनिशिएटिव है इसी को हम बोलते हैं इनोवेशन, मतलब कि कुछ पहल करना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इंडिविजुअल इनिशिएटिव स्पेल्स आउट। स्पेल्स आउट का मतलब होता है कि किसी भी चीज को डीप में एक्सप्लेन करना, बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन करना, उसको हम बोलते हैं स्पेल्स आउट। तो यहाँ पे क्या कहता है कि जब कोई भी इंडिविजुअल इनिशिएटिव करता है तो उसकी जो डिग्री होती है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, उसको अच्छे से स्पेल्स आउट किया जाता है। दैट मीन्स उसे अच्छे से क्लियरली डिफाइन किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, दैट एन इंडिविजुअल हैज इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है उसकी जो इंडिपेंडेंस है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फ्रीडम है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। एंड द इनकरेज एम्प्लॉइज टू बी क्रिएटिव। जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें इनकरेज किया जाता है कि वो कुछ न्यू लेके आए, कुछ क्रिएटिव करे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसीलिए जो इंडिविजुअल के इनिशिएटिव्स होते हैं उनको काफी हद तक माना जाता है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस अकॉर्डिंग लगाया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि जो हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, जो सबॉर्डिनेट होता है वो किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबल बनाता है किसी भी काम के लिए, तो उस अकॉर्डिंग वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल बन जाता है और उसे वो काम करना होता है। साथ ही साथ उसे फ्रीडम भी दी जाती है, उसे अकाउंटेबल बनाया जाता है। तो वो सारी चीजें क्या है यहाँ पर भी एप्लीकेबल होती हैं। सेकेंड पॉइंट कहता है परफेक्ट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है कि इंटीग्रेट होकर काम करना, एक साथ काम करना, दैट इज इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे क्या कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वैक्यूम में नहीं एग्जिस्ट कर सकती या फिर आइसोलेशन में नहीं रह सकती। वैक्यूम या आइसोलेशन क्या कहता है कि अकेले वो वर्क नहीं कर सकती। यहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और तभी हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के मीनिंग में ही हमने ये किया कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग मिलते हैं वॉलेंटरली और कुछ कॉमन गोल्स होते हैं उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन आइसोलेशन में या वैक्यूम में काम नहीं करता है। इसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, यूनिट्स होती हैं जो वर्क करती हैं एज अ पार्ट ऑफ ऑटोनोमस ऑपरेशन
ऑटोनॉमस ऑपरेशन क्या होता है? ऑटोनॉमस का मतलब होता है फ्रीडम, मतलब कि जितने भी काम किए जाएंगे वो फ्रीडमली किए जाएंगे, किसी भी पर्सन पे किसी भी तरह का कोई प्रेशर ना हो। वही क्या रहती है? हमारी स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन रहती है, जहां का कल्चर जो होगा वो बहुत ही स्ट्रांग होगा और वेल सेटल्ड होगा। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, ग्रुप्स हैं, यूनिट्स हैं, उन सब का ऑटोनॉमस ऑपरेशन होना चाहिए। दैट मीन्स फ्रीडमली वो वर्क कर सके। जो परफेक्ट इंटीग्रेशन है इसको 2-3 नामों से और जाना जाता है। दैट इज टीम वर्क हम बोल सकते हैं, टीम ओरिएंटेड बोल सकते हैं, टीम ओरिएंटेशन बोल सकते हैं, या कोलैबोरेशन ओरिएंटेड बोल सकते हैं। कि यहाँ पर क्या है, हमारे जो काम है वो टीम में हो रहे हैं, क्योंकि वही चीज की वैक्यूम में नहीं हो रहा है। कोई भी अकेला व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला सकता। उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं, हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर को असाइन किया जाता है। तो वहां पर क्या है, बहुत सारे लोग मिलके काम को करते हैं। इसीलिए क्या है, ये इंटीग्रेशन है। दैट मीन्स इकट्ठे होके काम करते हैं, कोलैबोरेशन में काम करते हैं, ये टीम वर्क है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है एक्सटेंट ऑफ रिस्क टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है सहन करना। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि कितनी कैपेसिटी है ऑर्गेनाइजेशन के पीपल में कि वो जो रिस्क है उसको टॉलरेट कर सकते हैं या सहन कर सकते हैं, या फिर हम इसको सेकेंड नेम में कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ पेशेंस। कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉयज हैं या मैनेजर्स हैं या जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पीपल हैं, उनमें कितना पेशेंस है किसी भी चीज को लेके, तो वो हमारा होता है रिस्क टॉलरेंस और पेशेंस। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी गई है, दैट इज बिजनेस इज अ गेम फुल ऑफ रिस्क। मतलब कि जो हमारी बिजनेस है वो क्या है, एक तरीके की गेम है जो कि भरी पड़ी है किससे, रिस्क से। क्योंकि यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है रिस्क एंड रिटर्न का। रिस्क एंड रिटर्न के कंसेप्ट पे भी मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिस्क एंड रिटर्न। तो यहाँ पे क्या कहता है कि जितना ज्यादा हमारा रिस्क होता है उतनी ही ज्यादा हमें रिटर्न मिलती है। तो यहाँ पे वही चीज बोल रहे हैं कि बिजनेस क्या है, एक गेम है जो कि रिस्क से भरा है। क्योंकि हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए। बिजनेस का जो मेन और सबसे बड़ा जो एक मोटिव होता है दैट इज प्रॉफिट। और यहाँ पर प्रॉफिट कमाने के लिए हम एक गेम खेलते हैं जिसमें पूरा का पूरा क्या है, रिस्क ही है। तो रिस्क एंड रिटर्न का कंसेप्ट क्या कहता है कि जितना ज्यादा रिस्क उतनी ही ज्यादा क्या होती है, रिटर्न होती है, और जितना कम रिस्क होता है उतनी ही कम रिटर्न होती है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं कि कई बार क्या होता है कि हमारी जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं तो उसमें रिस्क कम होता है लेकिन रिटर्न्स होते हैं। तो रिस्क वहां पर बहुत कम होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। तो यहाँ पे वही चीज कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉयज हैं हेजिटेट करते हैं रिस्क लेने में, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जहां पर रिस्क होता है। तो एम्प्लॉयज क्या करते हैं, हेजिटेट करते हैं। और अगर एम्प्लॉयज हेजिटेट करेंगे रिस्क लेने में, दैट मीन्स वो अच्छे से बिजनेस या फिर अच्छे से अपने ऑपरेशन को नहीं कर रहे हैं। और अगर अच्छे से ऑपरेशंस को नहीं करेंगे तो हमारी जो फर्म की प्रोग्रेस होती है या प्रोसेस होती है वो स्टेगनेंट हो जाती है। दैट मीन्स रुक जाती है या बिल्कुल स्लो चलती है। तो अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को टॉप पे लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ पर रिस्क लेना बहुत जरूरी होता है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन एनकरेज एम्प्लॉयज टू बी, कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का मतलब क्या है कि अपने एम्प्लॉयज को इनकरेज करना कि वो बोल्ड बने, बोल्ड मतलब कि स्ट्रांग बने, एग्रेसिव बने, एग्रेसिव का मतलब क्या होता है कि रेडी टू अटैक, रेडी टू अटैक का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी आई तो उसको उसी वक्त ग्रैब कर लो, उसी वक्त उस पर अटैक कर दो कि हाँ इस अपॉर्चुनिटी का हम फायदा उठाएंगे। तो दैट इज एग्रेसिव। नेक्स्ट आता है इनोवेटिव। हमने फर्स्ट पॉइंट में किया कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इंडिविजुअल होते हैं वो इनोवेटिव हों, इनिशिएटिव ले। तो यहाँ पर इनोवेशन भी होना जरूरी है, और हम ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एक एम्प्लॉय को एनकरेज करता है कि वो क्या बने, इनोवेटिव बने। नेक्स्ट आता है रिस्क टेकर एंड सीकर। रिस्क टेकर एंड सीकर क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो एम्प्लॉय होता है उसको रिस्क लेना चाहिए, उसको रिस्क से डरना नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कन्फ्लिक्ट टॉलरेंस। कन्फ्लिक्ट टॉलरेंस क्या होता है कि कन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई होना, मतभेद या झगड़ा होना। टॉलरेंस मतलब उसको सहन करने की शक्ति, ठीक है, उसको सहन करना। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है अब उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं तो उतनी ही ज्यादा लड़ाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर पर्सन का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो अलग होता है। अब देखो हम कहीं भी हों, हम 4-5 जने भी हों तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू जो होते हैं वो अलग होते हैं, और हमारे बीच में भी कई बार कोई बात को लेकर लड़ाई हो जाती है। तो यहाँ पर देखो क्या कहते हैं कि एम्प्लॉयज जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो तो नंबर्स काफी नंबर में होते हैं, कन्फ्लिक्ट के जो चांसेस रहते हैं या पॉसिबिलिटी रहती है वो भी ज्यादा रहती है।
सो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन और एक ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट यहाँ पे पड़ती है, जिसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होंगे वो फ्रीली अपनी किसी भी बात को डिस्कस कर सके, किसी भी चीज की क्रिटिसिज्म कर सके। दैट मीन्स अगर उन्हें कोई चीज पसंद नहीं आई है तो वो खुल के बोल सके कि हाँ ये चीज हमारे लिए सही नहीं है। तो यही होता है हमारा कॉन्फ्लिक्ट टॉलरेंस, मतलब कि हम उस कॉन्फ्लिक्ट को टॉलरेट कर रहे हैं और उतनी ही जल्दी हमें क्या करना है, हमारी जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर लेना है, क्योंकि हमारे पास क्या है, कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है वो इफेक्टिव है, मतलब अच्छा है और ओपन है, हम ओपनली अपनी बात को रख सकते हैं। मैनेजरियल और मैनेजमेंट सपोर्ट कहते हैं कि अगर हम ये कहें कि एम्प्लॉयज के एफर्ट्स के बिना कुछ है तो कुछ भी नहीं है। नथिंग हैपन्स अनलेस एम्प्लॉयज एफर्ट्स, इनिशिएटिव्स, एक्शंस, डिसीजंस आर इनकरेज्ड एंड सपोर्टेड। कहते हैं कि जब तक हम हमारे एम्प्लॉयज के जितने भी काम है, जितने भी वो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, अपने कुछ भी एफर्ट्स लगा रहे हैं, अपने एक्शंस कर रहे हैं, कोई डिसीजंस ले रहे हैं, जब तक हम उनके इनिशिएटिव्स को या इन सब चीजों को इनकरेज नहीं करेंगे या सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन सकती और उसका जो कल्चर होगा वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं होगा। तो एक पॉजिटिव वर्क कल्चर, दैट मीन्स एक अच्छे कल्चर के लिए, स्ट्रॉन्ग कल्चर के लिए क्या होना चाहिए कि उसका जो मैनेजर है, दैट मीन्स टॉप मैनेजमेंट का जो भी पर्सन है, उसको एक फ्रेंडली नेचर का होना चाहिए। फ्रेंडली नेचर मतलब कि वो खुल के अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनसे बात कर सके। कोऑपरेटिव होना चाहिए, दैट मीन्स वो उनको सहयोग करे, सपोर्ट करे, फुल असिस्टेंस करे, मतलब उनकी फुल बिल्कुल हेल्प करे किनकी, सबॉर्डिनेट्स की, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, विद अ क्लियर कम्युनिकेशन चैनल। और इसमें जो चैनल चाहिए, हमें कम्युनिकेशन चैनल चाहिए, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, एंड उसको जो एम्प्लॉयज हैं या सबॉर्डिनेट्स हैं उनको गाइड करता रहे, ताकि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं उसको हम अचीव कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इज सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड। कहते हैं कि जब तक हम जो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लोग हैं उनको हम रिवॉर्ड नहीं देते, तब तक वो अपने एफर्ट्स को नहीं डालते। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज के एफर्ट्स आप लगाना चाहते हो तो आप उनके लिए एक रिवॉर्ड सिस्टम को सेटल करो। रिवॉर्ड सिस्टम में क्या होगा कि आपके जो भी एम्प्लॉयज अच्छे अच्छे एफर्ट्स कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं या इनोवेशन कर रहे हैं, तो उनको क्या करो, आप रिवॉर्ड दो, जिससे जो लोग इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं उनको भी थोड़ा होगा कि हमें भी तो ये रिवॉर्ड मिले, इसलिए वो रिवॉर्ड लेते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है, नो पेन एंड नो गेन, कि जब तक कोई भी पेन नहीं होगा, जब तक आप कोई एफर्ट्स नहीं लाओगे, तब तक आपको कोई गेन नहीं होगा, दैट मीन्स आपको तब तक कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, नो पेन एंड नो गेन। तो अगर रिच कॉर्पोरेट कल्चर है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वहां पर हमने क्या किया है, एक रिवॉर्ड सिस्टम को सेटल किया है, जिसमें जो भी एम्प्लॉयज अपने एफर्ट्स को डाल रहा है, अपने जो एफर्ट्स हैं वो कर रहा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को या फिर जो हमारे गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए, रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो बेस होना चाहिए ऑन मेरिट। मेरिट मतलब जो पर्सन ज्यादा अच्छा काम कर रहा है उसको रिवॉर्ड देना चाहिए। इम्पार्शियलिटी, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए कि किसी पर्सन को हम जानते हैं तो हम उसे रिवॉर्ड दे दें, अदरवाइज नहीं दे। बिल्कुल ट्रू सेंस में हमें क्या करना है, रिवॉर्ड देना है, जिससे हमारी क्या होगी, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होगा या गोल होगा वो अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन पैटर्न। कम्युनिकेशन पैटर्न क्या कहता है कि जो कम्युनिकेशन होती है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ब्लड होता है। दैट मीन्स विदाउट ब्लड जैसे हमारी बॉडी वर्क नहीं कर सकती, उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा, बातचीत नहीं होगी, हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, तो वहां पर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो कॉर्पोरेट कल्चर जो है वो ये कहता है कि हमें एक फॉर्मल इंटरनल कम्युनिकेशन पैटर्न को फॉलो करना चाहिए, जो कि बहुत ही इफेक्टिव रहता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और हमारे जो कॉमन गोल्स हैं उनको हम इजिली अचीव कर पाएंगे। 8th पॉइंट कहता है पॉइंटिंग पॉजिटिव एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है बिहेवियर, मतलब कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पीपल हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनका जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव किस सेंस में कि अगर उन्हें कोई भी किसी भी तरह का काम दिया जाए, टास्क दिया जाए, तो वो उसी वक्त कहें कि यस ये काम मैं करूंगा। तो यहाँ पे कहते हैं कि कोई भी एम्प्लॉय ऐसा नहीं होना चाहिए जो ये बोल दे कि नहीं बोलने वाले एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चाहिए हैं। तो यहाँ पर एक लाइन आती है, दैट इज ऑल इज वेल, कि सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज नेवर सेज नो नहीं कह सकते। अगर वो नो कहते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन के जो कॉमन गोल है उसमें हेल्प नहीं कर रहे हैं या फिर वो अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ऐसे पीपल ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए जो टास्क को इजिली और रेडिली एक्सेप्ट कर लें, उसी वक्त कहें कि यस ये काम मैं करूंगा। तो अगर गुड कॉर्पोरेट कल्चर होगा तो हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो भी पीक पे रहता है, हाई रहता है, अगर हमारा कॉर्पोरेट कल्चर क्या है, हाई होगा, गुड होगा, स्ट्रांग होगा।
नेक्स्ट हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, लाइक जो कल्चर है कैन नॉट बी कॉपी पेस्ट। हम कल्चर को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर हमें अच्छा लगा और हमें कह दे कि हमें भी ऐसा कल्चर चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। कल्चर जो है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनसे बनता है, तो हम इसे क्रिएट करते हैं, ना कि कॉपी पेस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या कहता है कि जो कल्चर है कैन ओनली बी फील्ड बाय 6 सेंस। जो हमारी बॉडी की 6 सेंस होती हैं उनके थ्रू ही हम हमारे जो कल्चर है उसको फील कर सकते हैं, और फील कर सकते हैं दैट मीन्स ये क्या है, इनटेंजिबल है, इसको हम टच नहीं कर सकते। जो कल्चर है उसको सिर्फ फील किया जा सकता है, ये कह के कि हाँ हमारा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका कल्चर बहुत अच्छा है। नेक्स्ट जो है, कल्चर कैन नॉट बी फ्रेम फेक्ट। हम कल्चर को फेक भी नहीं बना सकते, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता, उसी तरीके से हम फेक कल्चर भी नहीं बना सकते। जो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज हैं या जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके द्वारा बनाया गया जो कल्चर होगा वो रियल होगा, फेक नहीं होगा। कल्चर कैन नॉट बी फोर्स फिटेड। कल्चर को हम फोर्स फिटेड जबरदस्ती नहीं लगा सकते कि ये कल्चर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, वहां के जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग होंगे उनसे वो कल्चर बनेगा, फोर्स फिटेड नहीं हो सकता। कल्चर इज परवेसिव। परवेसिव क्या होता है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब कि जो हमारा कल्चर होता है वो हर जगह पर देखने को मिलता है। हम एक फैमिली से लेके एक बड़ी सी इंस्टीट्यूशन या बड़ा सा हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहां तक हमारा जो कल्चर है वो फ्रेम होता है। एक फैमिली का एक अलग कल्चर होता है, एक सोसाइटी का एक अलग कल्चर होगा, एक सिटी का एक अलग कल्चर है, और एक डिस्ट्रिक्ट का अलग कल्चर है। अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास का एक अलग कल्चर होता है, हमारे स्कूल का अलग कल्चर होता है। तो उसी तरीके से हर जगह पर जो कल्चर है वो तो देखने को मिलेगा, लेकिन कल्चर जो है वो डिफरेंट होते हैं। कल्चर कैन नॉट बी टर्न्ड ऑन और ऑफ एट विल। मतलब कि हम कल्चर को हमारी इच्छा के अनुसार, हमारी मर्जी के अनुसार चेंज नहीं कर सकते या टर्न ऑफ टर्न ऑन नहीं कर सकते। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हम चाहें कि कल्चर रहे तो रहेगा, नहीं चाहे तो नहीं रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। कल्चर हमारी इच्छा पे डिपेंड नहीं करता है, और इसको हम इजिली चेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमने कल्चर को बनाया है, बिल्डिंग ऑफ द कल्चर इज अ लॉन्ग प्रोसेस। तो यहाँ पे जो हमने कल्चर को बनाया उसको बनाने में हमें इतना टाइम लग गया, तो हम उस कल्चर को इतना इजिली चेंज भी नहीं कर सकते। इट विल टेक टाइम टू मेक इट्स रूट। जो इसकी जो बिल्डिंग है अगर वो टाइम ले रही है तो यहाँ पर जो उसकी रूट्स हैं, जड़ें जो उसकी फैलेंगी, तो उसको भी फैलने में क्या है, टाइम लगता है, और इसीलिए हम चेंज भी इजिली नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कल्चर इज डायनामिक। डायनामिक क्या होता है कि कल्चर जो है वो चेंज हो जाता है। मैंने ऊपर कहा कि कल्चर को चेंज इजिली नहीं किया जा सकता, लेकिन हो तो जाता है। तो यहाँ पे कहते हैं हार्ड टू चेंज, कि कल्चर को चेंज करना मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, कल्चर को चेंज किया जा सकता है। अगर हम एग्जाम्पल लें कोविड-19 का, तो हमारे जो कोविड-19 से पहले की जो सिचुएशन थी वो एक नॉर्मल सिचुएशन थी, लेकिन जैसे ही कोविड आया तो एबनॉर्मल सिचुएशन देखने को मिली। तो जो चेंजेस करने मुश्किल थे लेकिन उन चेंजेस को भी करना पड़ा। दैट मीन्स चेंज करना मुश्किल तो है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। जैसे ही हमारे इन्वायरमेंट में हमें कुछ ऐसा दिखता है तो हम क्या करते हैं, चेंजेस लेके आते हैं, और वही चेंजेस जो होते हैं वो हमारे कल्चर में भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट ऑफ फीचर इज आउटकम ओरिएंटेड। मतलब कि जो कल्चर है वो हमें रिजल्ट देता है। जब भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारा एक बिलीफ सिस्टम ग्रो अप होता है, या हमारे जो वैल्यू हैं, एथिक्स हैं, वो सब जब भी ग्रो होते हैं तो उससे हमारा एक बिहेवियर निकल के आता है, और जो बिहेवियर है वो एट द एंड एक रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हम बोल सकते हैं कि हमारा एक आउटकम निकलता है। तो कल्चर हमें क्या देता है, एक लास्ट में आउटकम या रिजल्ट देता है, क्योंकि कल्चर और स्ट्रेटजी दोनों को मिलाकर ही हमारा जो है एक रिजल्ट निकलता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है। तो ये हमारे कुछ फीचर्स थे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली।